साथियों नमस्कार। पिछले एक दो महीनों के बीच में प्रदेश के आत्ममुक्त मुख्यमंत्री के द्वारा तमाम प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी धन के एक तरह से कहेंगे जो विकास का पैसा खर्च करने के लिए था, उसकी लूटी है। अपने ऊपर लगातार विभिन्न शहरों में, जिला मुख्यालयों में पुष्प वर्षा की जा रही है। विभिन्न विभाग के जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, आरटीओ, विभिन्न विभाग के प्रमुखों को ज़बरदस्ती डरा और धमका करके आंगनबाड़ी की बहनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को ज़बरदस्ती बंद कर वहाँ के बच्चों, छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री के जय जयकार करने के लिए घंटों लाइनों में, मैदानों में गेट बना करके अंदर रखा जा रहा है। 3-3, 4-4 घंटे तक भूखे प्यासे, या जो मिल भी रहा है, जो किसी तरह से जिसको कहा जा सकता वो उचित है, उस तरह की खान पान सामग्री दी जा रही है। लेकिन उन तमाम तरह के तथाकथित ईजाब वजूब महिला बैणी सम्मेलनों में कहीं पर भी राज्य की महिलाओं के विकास के प्रति सरकार अपनी उपलब्धियां नहीं बता रही है, न कोई आगे का कार्यक्रम बता रही है। पहाड़ और मैदान की महिलाओं के दर्द को कहीं पर सरकार के द्वारा दूर नहीं किया जा रहा है। राज्य के अंदर महिला उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं। विभिन्न महिलाओं के साथ हत्या, रेप के मामले में आज भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पास्को एक्ट है, निर्भया कांड के बाद महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में दोषियों को त्वरित सजा मिले, त्वरित न्यायालय की स्थापना की अवधारणा की गई थी। राज्य में कहीं पर भी त्वरित न्यायालय नहीं बनाए गए हैं। उत्तराखंड राज्य की महिलाओं ने सोचा था इस राज्य के लड़ाई लड़ते हुए हमारे पीठ की बोझ को कुछ आराम मिलेगा। उनकी स्थिति जो की त्यों है। कांग्रेस सरकार में जब मैं विधायक था, आदरणीय नरेंद्र तिवारी जी के ज़माने में कन्यादान योजना चलाई गई थी, जिसमें गरीब बेटी अगर 12 पास कर लेगी उसको 25,000 रुपये कन्याधन के रूप में मिलेगा। उसी योजना को बाद में मुख्यमंत्री रहते हुए हरीश राव जी ने उसको 50,000 कर दिया था। गैर कांग्रेस सरकारों ने उसके नाम को तो बदला, गौरा देवी, अन्य तमाम तरह की चीज़ें की, एक पैसा नहीं बढ़ा। आज वो योजना दम तोड़ रही है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ को नारा देने वाले मुख्यमंत्री अपने लोहाघाट भ्रमण के दौरान अपने ऊपर पुष्प बरसाते रहे। मुख्यमंत्री को शर्म भी नहीं आई। उन्हीं की विधानसभा के उस बेटी के साथ 1 महीने पहले की जो घटना हुई, नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पीड़ित माँ 8 घंटे तक चंपावत थाने में रही। उस महिला से जब लोहाघाट पर गए थे, बुला करके जगह जगह तो आप चरणों को धो रहे थे, उस महिला के चरणों में चढ़ करके उससे माफ़ी मांग लेते। लेकिन आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री है। हरिद्वार में घोषणा कर रहे महिलाओं के कार्यक्रम में
कि ये बहनों, राज्य में अंदर उपद्रवी तत्व हैं। जहाँ अवैध जमीन पर मस्जिद थी, मैं थाना बनाऊंगा। एक तरफ अपने मंदिर की स्थापना के बाद आप जश्न मना रहे हो, और दूसरी तरफ देश, मोदी राज्य में देश के विभिन्न राज्यों में समाज के जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की मस्जिदों पर तरह तरह से कभी अवैध अतिक्रमण के नाम को तोड़ रहे हो, कहीं किसी मस्जिद के नीचे मूर्तियां का प्रकटीकरण हो जा रहा है। धर्म की आस्थाओं के अपने अपने केंद्र हैं, सभी अपनी आस्थाओं के प्रति भाव विभोर होते हैं। जब कहीं से सरकारों से न्याय का रास्ता नहीं मिलता है, उत्पीड़न से छुटकारा नहीं मिलता है, लोग मंदिरों में, मस्जिद में, गुरुद्वारों में उसी के सामने सर नवाजते हैं। आज इस राज्य में, इस देश में भारत कहाँ जा रहा है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है, और दूसरी तरफ दूसरे के पूजा स्थलों को ध्वस्त करते हुए आप कहीं से कहीं पर भी अफसोस नहीं जाहिर कर पा रहे। सवाल है कि राज्य के में कितने ही जगह अतिक्रमण हुए हैं, क्या उस अतिक्रमणों को आपने चिन्हित किया? मुख्य सवाल है इस राज्य के, आंध्र प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी, आपको इस राज्य की जनता ने इस विश्वास के साथ कि जो बेरोजगारी का दंश यहाँ का नौजवान झेल रहा है उसको दूर करेंगे। आप भूल गए होंगे कि चुनाव के दौरान आप ही ने घोषणा की थी कि 20 से 24 हज़ार के पद रिक्त हैं, उनको आते ही मैं भरूंगा। साल से ऊपर होने जा रहा है। राज्य के खाली पदों को भरने की तो बात बहुत दूर गई। जो नौजवानों ने परीक्षाएं दी थी उसमें जो पेपर लीक हुए, आज भी उसके अपराधी राज्य के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं, किसी को दंड नहीं दिया गया। समाज के कमजोर तबके के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के साथी हैं, जो कह रहे हैं कि देश के संविधान ने हमको हक दिया है कि सरकारी नौकरियों में हमको क्या कहते हैं, उचित प्रतिनिधित्व मिले, पदोन्नति में आरक्षण मिले। दामी सरकार, आप इस देश के उस संविधान की मूल अवधारणा को ही नष्ट कर रहे हैं, जिसने इस देश के, इस राज्य के उन तमाम कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जिनके लिए इस हिंदू तत्व के राज्य में पहले जो वर्ण व्यवस्था का जो राज्य था, तमाम दरवाजे बंद थे, शासन के, संपत्ति के, ज्ञान के। वो खुले जब देश का नया संविधान सामने, वहाँ उनका प्रतिनिधित्व उचित हो, ये राज्य का दायित्व भी था। उस संवैधानिक प्रोविज़नों को ना आप विशेष भर्ती अभियान चला रहे हैं, ना रिक्त पदों को भर रहे हैं, ना सामान्य वर्ग के पदों को भरा जा रहा है, ना आरक्षित वर्गों के पदों को भरा जा रहा है। पर्वतीय खेती एक तरफ राज्य पलायन आयोग बनाता है, और दूसरी तरफ पर्वतीय खेती जो दम तोड़ी है, मैदानी खेती जो दम तोड़े हैं। किसान आज भी अपने अधिकारों के लिए फिर दिल्ली की कूच की ओर बढ़ रहे हैं। आज पंजाब हरियाणा के किसान बढ़े, कल यूपी के बढ़ेंगे, परसों उत्तराखंड के भी किसान आगे जाएंगे। उनके लिए आपके पास समय नहीं है। चाहे तराई के किसान हो जो अपनी उचित फसलों की उचित दाम की मांग करें, या अपने बकाए बिलों के भुगतान की मांग करें, या जो पर्वतीय खेती है जो दम तोड़ी है, जो राज्य और केंद्र सरकार से उम्मीद करती है कि हमारे लिए एक नए दरवाजे खुलेंगे, हमारी कृषि को आप बढ़ाओ, उस पर इस राज्य में कोई बहस नहीं हो रही है। आत्ममुग्ध मुख्यमंत्री समाज के एक तबके को टारगेट करके अपनी चुनाव की वैतरणी को पार करने की सोच रहे हैं। आज टनकपुर में है केंद्रीय गृह मंत्री के साथ, पिछले 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं,
टनकपुर जौलजीबी की मोटर मार्ग को भारत सरकार के यूपी की सरकार में स्वीकृति। मनमोहन सिंह ने 850 करोड़ का उसका बजट दिया था। तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी के द्वारा उसका शिलान्यास किया गया था। आज 10 सालों में वो सड़क कहाँ गई? टनकपुर में आया है तो कभी सोचा उसके बारे में? इन 10 सालों में क्यों नहीं प्रगति हुई? एक तरफ विज्ञापन देख रहा हूँ आज के अखबारों में कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के रेल के मार्ग की सुंदर तस्वीरें दे रहे हैं। दूसरी तरफ टनकपुर, बागेश्वर, टनकपुर, जौलजी, रामनगर, चौखुटिया, वो कहाँ होगी वो रेल प्रोजेक्ट? वो हल्द्वानी से अल्मोड़ा होती मुंशियारी की रोड जो लाइफ लाइन है उत्तराखंड के इस कुमाऊं अंचल की, उस पर आप कभी बात नहीं कर रहे हैं। नमामि गंगा में उत्तराखंड के एक हिस्से को, गंगा को पवित्र रखने के बाद करोड़ों रुपया दिया गया, उसका उपयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, दूसरी बात है। लेकिन उसी नमामि गंगा प्रोजेक्ट पे हमने मांग भी की थी। मैं खुद केंद्रीय तत्कालीन वाटर रिसोर्स में गडकरी जी से मिला भी था, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश राव जी के साथ, कि कुमाऊं अंचल में सरयू महाकाली की जो है वो भी गंगा पर मिलती है। इसके तलहटी में भी छोटे बड़े सैकड़ों शहर हैं, वहाँ पर भी इस नमामि गंगा प्रोजेक्ट का हिस्सा ये बनना चाहिए। सिर्फ उत्तराखंड के ही नहीं, उत्तर प्रदेश के एक बड़े सूबे से ये नदियाँ जाती थी। उस पर कभी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, जो खुद उनकी विधानसभा क्षेत्र से हैं, कहा कि नमामि गंगा के प्रोजेक्ट को कुमाऊं के इस हिस्से को भी जोड़ा जाए। मैं तमाम साथियों लोग से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, आज इस प्रदेश में जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है, कमज़ोरों के साथ अन्याय हो रहा, महिलाओं की उत्पीड़न बढ़ रहा है, अंकिता भंडारी का मामला हो जहाँ वीआईपी की और उसकी मां ने इशारा भी कर दिया, मुख्यमंत्री की विधानसभा क्षेत्र में समाज के कमज़ोर वर्ग की महिला बबीता की दर्दनाक हत्या कर दी गई, उस हत्यारे को आज भी सज़ा नहीं मिली। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में एक वर्ग की, सामान्य वर्ग की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, उस पर भी कोई त्वरित न्यायालय के द्वारा दोषियों को सज़ा समय से मिल जाए, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जो राज्य के महत्वपूर्ण सवाल हैं उस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार का कहीं जो नहीं है। फिर राज्य के अंदर सिर्फ एक धार्मिक उन्माद को बढ़ाया जाए। कहा जा रहा है कि नागरिक संहिता कानून, समान नागरिक संहिता कानून बन गया, और इस प्रदेश के अंदर किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ। समान नागरिक संहिता तभी तो समान माना जाता जब सारी महिलाओं को विवाह या डाइवोर्स के मामले में जो पर्सनल लॉज है सबके साथ एक सी होती। आपने उसमें ट्राइबल आदिवासी महिलाओं को अलग कर दिया। उनको अलग क्या? ट्राइबल महिलाओं में को न्याय की ज़रूरत नहीं है क्या? उनको समानता के अधिकार की ज़रूरत नहीं है? आखिर क्यों उनको वंचित किया गया? क्यों अपवाद के रूप में उसको समान नागरिक संहिता के दायरे में ट्राइबल जो हमारी जनजातियां हैं उनको, महिलाओं को उस ट्राइबल उस समान नागरिक संहिता से अलग रखा गया? अगर उनको अलग रखा जा सकता था, जो माइनॉरिटी विशेषकर मुस्लिम लोग थे वो भी कह रहे थे कि आप बना लीजिए समान नागरिकता से, हमको कुछ समय के लिए इससे अलग रखिए। तो जो आप आदिवासी ट्राइबल महिलाओं के साथ जनजाति महिलाओं के जनजातियों को अलग करे थे तो इनको भी अलग किया जा सकता था। लेकिन आपकी दृष्टि में तो उन्माद पैदा करना था। और जब नागरिक सभी समान है तो सारे नागरिकों को, चाहे विवाह का कानून हो, अन्य कोई भी कानून हो, सबको भागीदारी मिलनी चाहिए। इस देश के अंदर हिंदू धर्म के अंदर जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जिनको मंदिरों में जाने का अधिकार ही इस देश के आज़ादी के बाद जब देश का संविधान मिला, जो सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, एक बड़ा व्यवसाय है, एक बड़ा रोजगार है, क्या यहाँ कानून नहीं बनाया जा सकता था कि जितने भी सार्वजनिक मंदिर है
उसमें पुरोहित वर्ग की योग्यता निश्चित होगी और सभी वर्गों को प्रवेश का अधिकार होगा। क्या ये समान नागरिक संहिता का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था? आप बड़े और गंभीर सवालों पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हैं। राज्य के अंदर यहाँ की खेती, जंगली जानवरों, वाइल्ड लाइफ के कारण तबाह हो रही है। लोग खेती को छोड़ रहे हैं। वन्यजारों के और इंसानों के बीच लगातार संघर्ष की स्थिति है। क्या उसको बचाने के लिए आप राज्य और भारत सरकार को पहल नहीं लेनी चाहिए थी? मोदी के राज में तो सब कुछ मुमकिन है, तो क्यों नहीं पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन्य जंतुओं का आक्रमण और विशेषकर जो कृषि क्षेत्र में जो नुकसान हो रहा है, जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के लोग खेती से अपने आप को अलग हटा रहे हैं, क्या उसके रोकथाम के लिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को, आत्मबद्ध मुख्यमंत्री को सोचना नहीं चाहिए था? योजना नहीं बनानी चाहिए? कानून नहीं बनाना चाहिए था? मैं ज़्यादा नहीं करके फिर अन्य विषय पर फिर आऊँगा, लेकिन मुख्यमंत्री आप आत्ममुक्त रहे, अपने ऊपर फूलों की माला डलवाते हैं, इससे हमें कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपकी इस आत्ममुक्तता में राज्य को जो नुकसान हो रहा है, राज्य को विकास को क्या क्या जो नुकसान हो रहा है, जो राज्य के गंभीर सवाल थे, चाहे कानून व्यवस्था हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, जहाँ सब एक तरह से ठहराव सा गया, यथास्थिति जैसी हो गई थी, एक दिन थोड़े से ठंडे दिमाग से देहरादून में अपने कमरे में बैठ करके राज्य के इन सवालों पर भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। शिक्षा, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा, खेती का सवाल है, मैदान और पहाड़ के अलग अलग क्षेत्रों में जो आर्थिक असंतुलन पैदा हो रहा है, जो पलायन हो रहा है गांवों से शहरों की ओर, उसको कैसे रोका जा सके, इन पर भी सोचिए, इन पर भी विचार कीजिए, जो आपका मूल कर्तव्य है। मैं ज़्यादा न करके फिर एक बात राज्य के लोगों से भी अनुरोध करना, ये जो धार्मिक उन्माद है पैदा किया जा रहा है, जो हमारे अंदर, हमारी नौजवान पीढ़ी के अंदर जहर बह जाए, उसका नुकसान हम सबको होगा, इस राज्य को होगा। इस राज्य में अशांति होगी तो बाहरी लोग, बाहर से आने वाले उद्योग के लोग जो इस राज्य में निवेश करना चाहते हैं, वो अपना रुख इस राज्य की ओर नहीं करेंगे। अब राज्य की ओर नहीं करेंगे, निवेश नहीं आएगा, तो राज्य का विकास थमेगा। और आपने देख लिया इन 10 सालों में मोदी की सरकार ने इस राज्य में आर्थिक निवेश के लिए एक भी कोई नया उद्योग, कोई नया इंसेंटिव नहीं दिया है। एक बार फिर इसलिए इन तमाम ताकतों से जो भाई भाई को, जो एक धर्म के लोगों को दूध से धर्म से लड़ा करके असली सवालों से भागना चाहते हैं, उनसे आप इस राज्य को बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।